जिंदगी में जोखिम उठाना जरूरी है। जीतने की दिशा में आप विश्व का नेतृत्व करेंगे और हारने की सूरत में आप लोगों को दिशा दिखाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका साथी के आर चौधरी। साथियों, हम जो बात करें, हमारा जो बिंदु है वो चल रहा है, उसको लेकर अगर हम बात करें तो हम बात करने वाले हैं साथियों। आज हमारा जो सेशन चलेगा वो वर्णमाला को लेकर हम बात करेंगे। और वर्णमाला के बारे में अगर हम बात करें तो वर्णमाला में हम पहले तो कुछ बात कर चुके हैं, है ना। वर्णमाला के बारे में हम थोड़ा पढ़ चुके हैं। वर्णमाला है, इस वर्णमाला में हम बात कर रहे थे। एक तो मूल वर्ण है, एक तो मूल वर्ण होते हैं, और एक होंगे साथियों कुल वर्ण। एक होते हैं आपके कुल वर्ण। तो मूल वर्ण है, उनकी जो संख्या है वो तो है, होती है 744 है, जिसमें 11 आपके स्वर होंगे और 33 क्या होंगे साथियों, व्यंजन होने वाले। तो 11 और 33 मिलकर कितने हो जाएंगे आपके, 44 हो जाएंगे। कुल वर्ण है, उनकी जो संख्या है वो होती है साहब 53 है। अब 53 में क्या है, तो दो होते हैं अयोगवा है, दो अयोगवा होते हैं, दो उक्षिप्त व्यंजन होते हैं, उक्षिप्त व्यंजन होते हैं। चार होंगे संयुक्त व्यंजन। चार क्या होते हैं साथियों, संयुक्त व्यंजन है वो होते हैं। और एक है वो क्या हो जाएगा साहब, एक होता है विशिष्ट व्यंजन। एक क्या होगा, विशिष्ट व्यंजन है वो होता है साथियों। एक हो जाएगा विशिष्ट व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन हो जाएगा। इस प्रकार से अगर बात करें तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 44 तो ये हैं। इसके अलावा जो शेष बच रहे हैं आपके 9, ये आपके और जोड़ दी जाएंगे। 44 में 9 जोड़ दी जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 53 हो जाएगी। हम जो पहली क्लास हो चुकी है उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो हमने 11 शवर पढ़ लिया है, 33 व्यंजन है वो पढ़ लिया है। इसके बाद में दो अयोगवा है। दो अयोगवा कौन से हैं, तो अनुस्वार और विसर्ग, वो हमने बात कर लिया है। तो ये दोनों अयोगवा है वो हमने बात कर लिया। इसके अलावा हमने क्या पढ़ लिया है, तो दो उक्षिप्त व्यंजन है, ड और ढ है, ये दो हम क्या है साहब, उक्षिप्त व्यंजन है। इनको लेकर हमने बात कर लिया। आज हम जो बात करेंगे वो संयुक्त व्यंजन और विशिष्ट व्यंजन है, उनको लेकर हम बात करने वाले हैं। ठीक है साथियों। तो यहाँ से हमारा जो बिंदु है वो यहाँ से शुरू होने वाला है। तो यहाँ हम बात करेंगे ये वाला बात। यहाँ पर आ गया साहब संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है, उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। तो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन की जो संख्या है वो कितनी है साथियों, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या होने वाली है 4 है। संयुक्त व्यंजन की जो संख्या होगी वो कितने होने वाली है, 4 है। अब 4 संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, और संयुक्त व्यंजन है इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, संयुक्त जो शब्द है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है साहब, वो होता है जोड़ना। संयुक्त का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा साहब, जोड़ना हो जाएगा। यानी कि दो वर्णों को जोड़कर एक वर्ण बनाया जाए वो क्या कहलाता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। अब संयुक्त व्यंजन है, इनकी जो संख्या है साहब 4 है। अब 4 संयुक्त व्यंजन है वो कौन कौन से हैं, तो साथियों इनकी संख्या 4 है। तो श, त्र, घ और क्या आ जाएगा आपका श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। इन 4 संयुक्त व्यंजन है, इनका जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, इस चीज को हम समझने का प्रयास करें। तो इसका निर्माण होता है क और स से मिलकर। इसका निर्माण होता है साथियों त और र से मिलकर। इसका निर्माण किससे हो जाएगा, तो ज और य है इससे मिलकर हो जाएगा। और इसका निर्माण कैसे होता है, तो स और र से मिलकर क्या बन जाएगा, श्र है वो बन जाता है। इनकी 4 वर्ण हैं, इनका जो निर्माण होने वाला है, इनकी जो निर्माण की प्रक्रिया है वो क्या रहेगी, पहला वर्ण हल्यंत रहेगा, दूसरा वर्ण क्या रहता है साथियों, इनका पूरा है वो रहने वाला है। अब प्रश्न ये आता है कि जो संयुक्त व्यंजन है इनकी जो संख्या 4 है, इन संयुक्त व्यंजन की हमें आवश्यकता ही क्यों हुई, हम 4 जो संयुक्त वर्ण है इनको अपनाया क्यों गया, इनकी आवश्यकता ही हमें क्यों हुई है, इस चीज को लेकर हम समझने का प्रयास है वो करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, संयुक्त व्यंजन जो 4 है इनका निर्माण इसलिए हुआ कि हमें कोई शब्द लिखना था, जैसे कि कक्षा हमें शब्द लिखना है, क्षमा लिखना है। इसी प्रकार से क्या लिखना है साहब, क्षत्रिय है वो लिखना है ना, क्षत्रिय है वो लिखना है। ऐसे हमें शब्द लिखना है। अब ये इस प्रकार के जो शब्द है वो हम कब लिख पाएंगे, जब हमारे पास में क्या होगा साहब, शय होगा। इसी प्रकार से देखो, ये आ गया आपका त्रय है, इस तरह से बनने वाले, जैसे कि आ गया त्रिभुज आ गया, त्रिभुज आ गया। ऐसे आ गया साहब त्रिकोण आ गया, त्रिभुज है, त्रिकोण है, त्रिकोण है, त्रिनेत्र है ना, त्रिनेत्र है। इस प्रकार के शब्द बनाने थे। अब इस प्रकार के शब्द हम कब बना पाएंगे, जब हमारे पास में वर्णमाला में क्या होगा साहब, त्रय होगा। त्रय होगा तभी हम इस प्रकार के वर्ण है वो बना सकते हैं। इसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या है साहब, तो ये हो जाएगा ज्ञान है ना, ज्ञान है। इसी प्रकार से क्या जाएगा साहब, विज्ञान है। इसी प्रकार से क्या जाएगा साहब, अज्ञान है।
है ना, अज्ञान है, ऐसे शब्द बनाना था। ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान, इस प्रकार के शब्द हमें बनाना है। ये इस प्रकार के शब्द हम कब बना पाएंगे, जब हमारे वर्णमाला में क्या होगा साहब, ज्ञ होगा, इसका ये होगा, तभी हम इस प्रकार के शब्द वो बना सकते हैं। इसी प्रकार देखो ये जो स्र आता है, इस तरह से क्या बनाना है, तो जैसे हमें शब्द बनाना साहब श्रवण है ना, ऐसे आ गया आपका सुरति लेख है, ऐसे क्या जाएगा आपका सुरति लेख, जो शब्द आ जाएगा आपका सुरति लेख शब्द आ गया साहब, है ना। इसी प्रकार से आ जाएगा आपका सुरति हसन आ गया, है ना, सुरती हसन आ गया, किसी का नाम हो गया। तो अब अगर इस प्रकार के हमें शब्द बनाना है साहब, अब ये शब्द हम कब बना पाएंगे, तो ये शब्द हम बना पाएंगे साहब हमारे पास में क्या होगा, ये श्रय होगा। तो इस प्रकार के शब्द बनाना था तो हिंदी वर्णमाला है। इसी हिंदी वर्णमाला में साथियों हमें आवश्यकता हुई इनको अपनाया गया, और अपना कर क्या कर लिया गया, इनका नाम है वो संयुक्त व्यंजन रख दिया गया। अब प्रश्न ये आता है कि ये जो चार हमारे संयुक्त वर्ण है, इनकी संख्या चार ही क्यों है साहब, क्या चार से अधिक भी हो सकती है या चार से कम भी हो सकती है, क्या समझ में आ गया होगा। तो अब देखो यहाँ पर दो वर्ण है, इनको जोड़कर एक वर्ण तो बना दिया गया। संयुक्त का साहब ये करता होता है साहब, जोड़ना होता है। जोड़ने की ये प्रक्रिया है कि इसमें पहला वर्ण हल्यंत रहेगा, दूसरा वर्ण क्या रहेगा साहब आपका पूरा रहेगा। जैसे कि ये हमारे पास में श आ गया, अब इसमें पहला वर्ण तो क्या आता है साहब हल्यंत आता है, दूसरा वर्ण क्या आ गया आपका पूरा आ गया। अगर दूसरा वर्ण हल्यंत आता ऐसे आ गया, तो इसके आगे क्या आएगा साहब आएगा, है ना। अगर ये शब्द ऐसे आ जाए, ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ण है ये हमारे पास में क्या आ जाए साहब, इस प्रकार से आ जाए। ये जो श है ये कैसे आ जाए, तो इस प्रकार से आ जाए। तो अगर ये हल्यंत आएगा तो ये वैसे भी हल्यंत आएगा। तो अगर कोई भी वर्ण है, अगर ये पहला हल्यंत आता है, दूसरा भी हल्यंत आ गया, तो इसके आगे आएगा। अगर पहला वर्ण भी हल्यंत है, दूसरा वर्ण भी हल्यंत है, तो उससे पहले वाला वर्ण है वो क्या आएगा साहब, हल्यंत के रूप में आएगा। तो ये क्या आ जाएगा साहब, इस प्रकार से आ जाता है। समझ में आ गया होगा साथियों। तो ये हो गया साहब हमारा मामला, क्या हो गया, ये वर्ण हो गया। अब प्रश्न ये आता है कि इनकी जो संख्या है वो हमने चार ही मानी है, तो क्या इनकी संख्या चार ही होती है, क्या चार से कम नहीं हो सकती या चार से अधिक नहीं हो सकती, कैसे, जैसे कि द और यह है, द और यह है, उनको मिलाते हैं तो ये क्या बनता है साहब, द बनता है। तो अब यहाँ पर जैसे कि द और वह है, द और वह है, इससे मिलकर बनने वाला जो वर्ण होगा वो क्या बन जाएगा साहब, द वह है वो बन जाता है। तो क्या इन्हें भी हम संयुक्त वर्ण मान सकते हैं क्या, अगर इन्हें हम संयुक्त वर्ण मानते हैं तो फिर वर्णों की जो संख्या होगी वो तो कितनी हो जाएगी साहब आपकी, चार से ज्यादा हो जाएगी। भाई संयुक्त वर्ण है, इनकी जो संख्या है वो है शयत रह गैस रह है, ये चार है। अगर ये द और ये मान लिया जाए, देखो संयुक्त का मतलब अगर जोड़ना ही है, संयुक्त का मतलब अगर जोड़ना ही होता, तो यहाँ पर ये जो वर्ण है देखो, पहला हल्यंत आ रहा है, दूसरा पूरा आ रहा है, तो ये तो ऐसा कैसी परिस्थिति यहाँ पर भी बन रही है, पहला वर्ण हल्यंत है, दूसरा वर्ण पूरा है, तो ये क्या बन रहा है, द बन रहा है। इसी प्रकार से द और मैं मिलकर क्या बन रहा है आपका, द्व बन रहा है। तो पहला द हल्यंत है, दूसरा व पूरा आ गया, क्या बन गया साहब आपका, द्व है वो बन गया। तो क्या इन्हें हम संयुक्त वर्ण मान सकते हैं क्या, तो साथ ही इन्हें हम संयुक्त वर्ण नहीं मान सकते। इन दोनों वर्णों को संयुक्त वर्ण है उसकी श्रेणी में शामिल है वो नहीं किया जा सकता। अब इन दो वर्ण है, जैसी परिस्थिति यहाँ पर बन रही है वैसी की वैसी यहाँ पर बन रही है, इसके बावजूद भी इनको संयुक्त वर्ण है वो नहीं माना जा रहा है। तो इसका क्या कारण है, संयुक्त वर्ण नहीं मानने का इसका जो कारण है वो क्या होने वाला है, तो इसका कारण ये होने वाला है साथियों, इस प्रकार से इनको इसलिए नहीं माना जा सकता कि ये जो वर्ण है, जैसे कि ज है, जैसे कि आ गया हमारे पास में विद्यालय शब्द आ गया, इस विद्यालय शब्द को हम ऐसे लिख देंगे तो भी शुद्ध है, और इस विद्यालय शब्द को क्या लिख दिया जाएगा साथियों, ये इस रूप में लिख दिया जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। यानी कि एक ही वर्ण, यानी कि ये जो विद्यालय है इसको ऐसे लिख दो तो भी शुद्ध है। और ऐसे आता है साहब हमारे पास में आ गया द्वितीय, द्वितीय आ गया, और एक आ गया साहब हमारे पास में आ गया द्वितीय। अब द्वितीय को ऐसे लिख देंगे तो भी शुद्ध है, इस रूप में लिख दिया तो भी क्या हो जाएगा साहब, शुद्ध हो जाएगा। विद्या द्वितीय को ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे तो भी शुद्ध है। विद्यालय को ऐसे लिख दिया जाएगा, ऐसे लिख दिया जाएगा तो भी क्या हो जाएगा साहब, शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ हम बात करें कि जब एक ही वर्ण को दो प्रकार से लिख दिया जाएगा, वो संयुक्त वर्ण की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता। संयुक्त वर्ण की श्रेणी में किसे शामिल किया जाएगा साहब, जो वर्ण दो वर्णों से मिलकर तो बने, लेकिन इससे बनने वाला जो भी कोई शब्द होगा उसको एक ही रूप में लिखा जाए, उसके दो रूप प्रचलित नहीं हो, जो एक ही रूप में लिखा जाएगा तो ही क्या होगा आपका संयुक्त वर्ण होगा। तो यहाँ पर कक्षा है, क्षमा है, क्षत्रिय है, त्रिभुज है, त्रिकोण है, त्रिनेत्र है, ज्ञान है, विज्ञान है, अज्ञान है, श्रवण है, श्रुति है, श्रुति हसन है, श्रावण है, ये जितने भी शब्द अगर आप हम देखेंगे तो इनको कभी भी दूसरे रूप में नहीं देखा होगा आपने, ये हमेशा ही इसी रूप में प्रचलित रहे हैं, इसी रूप में इनका प्रयोग वो किया जाता है, इनका कोई दूसरा रूप प्रचलित नहीं है।
तो इस प्रकार से संयुक्त वर्ण है, इनको हम संयुक्त वर्ण है वो नहीं मान सकते हैं। ये जो आपका द्वित्व व्यंजन द्वित्व है वो भी हम बोल सकते हैं इनको, यानी कि दो वर्ण मिलकर, दो वर्ण है वो मिलकर बन रहे हैं, तो इस प्रकार से तो यहाँ पर ये संयुक्त वर्ण की श्रेणी में शामिल नहीं किए जा सकते। तो अब परिभाषा क्या बन जाती है संयुक्त वर्ण की, कि दो वर्ण जुड़कर मिलकर एक वर्ण का निर्माण करे और इससे बनने वाला जो शब्द होगा वो एक ही रूप में लिखा जाए, वही क्या होता है आपका संयुक्त वर्ण होने वाला है। तो संयुक्त व्यंजन वही होने वाला है। ये आपने समझ लिया होगा भाई, ठीक है ना, ये आपने समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं आगे। इसके बाद में हम जो बात करने वाले हैं साहब, वो आगे की बात है वो करने वाले हैं। अब प्रश्न ये आता है कि इनको, ये जो चार संयुक्त वर्ण है हमारे, इनको हिंदी शब्दकोश में कहाँ स्थान रखा जाता है, इनका हिंदी शब्दकोश में स्थान है वो कहाँ रखा जाता है, कहाँ इनको शामिल है वो किया जाता है। इस चीज को लेकर हम समझने का प्रयास है वो करने वाले हैं। चार हमारे संयुक्त वर्ण है, इनको हिंदी शब्दकोश में कहाँ पर स्थान रखा जाता है। देखो शब्दकोश है, इस शब्दकोश में इनका जो स्थान है वो कहाँ रखा जाने वाला है, वो कहाँ इनको शामिल है वो किया जाता है। तो इस चीज को लेकर हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो हमारे जैसे 11 स्वर हैं क्या, पहले स्वर आते हैं, उसके बाद में क्या आते हैं साहब आपके व्यंजन आते हैं, व्यंजन के बाद में क्या आता है साहब, अयोग वाह है वो आता है, और अयोग वाह है ना, इस अयोग वाह के बाद में क्या आते हैं, तो इस अयोग वाह के बाद में आ जाएंगे आपके कौन से वर्ण आ जाएंगे, तो उसके बाद में आ जाएगा संयुक्त व्यंजन, है ना, उक्षिप्त। इसके बाद में क्या आ जाएगा, तो इसके बाद में आ जाता है ये वाले वर्ण, उसके बाद में उक्षिप्त व्यंजन है वो आ जाते हैं, उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन के बाद में क्या आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन, और संयुक्त व्यंजन के बाद में क्या आ जाता है साहब विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन है वो हिंदी शब्दकोश में इस प्रकार से आते हैं सब, आ गया समझ में। अब इनको 11 हमारे स्वर हैं, तो इनका जो शब्दकोश है उसमें स्थान कैसे आएगा, इनका शब्दकोश में स्थान आता है साहब ऐसे, जैसे कि अनुस्वार आ गया, है ना, ए आ गया साहब आपका विसर्ग युक्त, ए आ गया आपका चंद्र बिंदु युक्त, ए आ गया आपका सामान्य आ गया। इसी प्रकार से आ आता है अनुस्वार युक्त, आ गया चंद्र बिंदु विसर्ग युक्त, और आ क्या आ गया आपका चंद्र बिंदु युक्त आ गया। समझ में आ गया क्या, और इसी प्रकार से क्या आ जाएगा साहब, आ है वो सामान्य आ गया। ये तो चलता रहता है आपका किस में, स्वर में चलता रहता है। इसके बाद में आते हैं व्यंजन, तो व्यंजन में क्या आ गया अनुस्वार युक्त, क्या आ गया विसर्ग युक्त, क्या आ गया आपका चंद्र बिंदु युक्त, क्या आ गया आपका सामान्य, क्या आ गया आपका हल्यंत, है ना। इसके बाद में क्या आता है, तो इसके बाद में आता है ये स। ये जो हमने बात की है, यहाँ पर हमने बात की है संयुक्त व्यंजन है वो कौन से हैं, तो श त्र घ, और ये क्या आ गया आपका स्र है वो आ गया। इसका निर्माण कैसे होता है, तो क और स से होता है, इसका निर्माण तय और र से होता है, और इसका निर्माण किससे हो जाएगा साहब, जय और यह है, जय और यह है उससे क्या हो जाएगा आपका ये बनता है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो श और र से मिलकर क्या बन जाएगा साहब, स्र है वो बन जाता है। तो ये जो चार हमारे संयुक्त व्यंजन है, ध्यान दीजिएगा, ये जो संयुक्त व्यंजन है ना, तो अब प्रश्न आता है कि ये जो श है वो हिंदी शब्दकोश में कहाँ पर आता है, तो वो आता है क वर्ग में आता है। आ गया समझ में। अब ऐसे ही देखो यहाँ पर स आ गया ना, स के बाद में क्या आएगा, तो ख आ जाएगा, ख आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, ग आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, घ आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा साहब, ग आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये शब्दकोश में क्या है, ये चलते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि ये जो श है, इस श को कहाँ पर रखेंगे, तो ये शब्दकोश में कहाँ पर आता है, तो ये जो श आ जाएगा वो आ जाएगा साहब क वर्ग में। इसको कहाँ पर रखेंगे, क वर्ग है उसमें शामिल है वो किया जाता है। अब देखो इनको याद करना है ना, वो भी आसान है, इसको याद करना है वो भी आसान है। कैसे है कि ये जो पहला वर्ण है, जिस पहला वर्ण क है और श से मिलकर श बन गया क्या, तो यहाँ पर पहला वर्ण कौन सा है, क है, तो क है ना, तो क किस वर्ग में आता है, तो क वर्ग में आता है। तो ये सुनो साहब, ये जो श है वो क वर्ग में आ जाएगा। ऐसे जो त्रय है, पहला वर्ण कौन सा है, तय है, तो ये त्रय होगा वो किस में आ जाएगा साहब, तो ये त्रय है ना वो होगा तय वर्ग में, इसको हम शामिल कर लेंगे साहब तय वर्ग में कर लेंगे। ऐसे आता है ना ये जो ग है, जय और ये से मिलकर बनता है, तो ये किस में आ जाएगा साहब, तो ये चय वर्ग में आ जाएगा, है ना, ये च वर्ग में आ जाएगा। ये जैसे आपका स्र है, इस तरह का निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण होता है स और र से मिलकर, तो ये जो स और र से मिलकर क्या बनता है, स्र बनता है। तो ये स किस में आ जाएगा साहब, तो ये आ जाएगा ऊष्म व्यंजन में, ऊष्म व्यंजन है उसमें शामिल है वो कर लिया जाता है। अगर मैं इनको शॉर्ट रूप में समझने का प्रयास करें, शॉर्ट रूप में लिखने का प्रयास करें, तो है क्या मामला इनका, तो इसमें आ जाता है जैसे कि क वर्ग है, अब क में क्या आ गया, क्या श आ गया, उसके बाद में ख है, ग है, घ है, और क्या आ गया साहब, ग है। तो ये कहाँ पर आ गया, तो ये आ गया हमारे पास में क वर्ग में, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या आता है, तो फिर आ गया साहब आपका कौन सा आ जाएगा, तो तय है ना, तय है, तय के बाद में क्या आ गया आपका त्र है, फिर द है, ध है, ध है, और क्या आ जाएगा, ना आ जाएगा। तो ये त्रय है वो किस में आता है, आपका तय वर्ग में आ गया। इसके बाद में क्या आता है, तो जैसे कि आ गया च है, छ है, ज है, और ये क्या आ जाएगा, ग है। इसके बाद में ज है, और ये क्या आ गया साहब, ये है, तो ये किस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका च वर्ग में आ गया।
है ना। इसी प्रकार से ये क्या आता है, तो श है, श के बाद में क्या आ जाएगा आपका श्र है ना, ये श्र आ गया। इसके बाद में श, ये जो श है तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार, दंत्य सकार, और ये क्या जाएगा है आएगा। तो अब इसको अगर यहाँ पर मैंने इसको शॉर्ट रूप में ऐसे लिखा है कि ये जो शब्दकोश है, इस शब्दकोश में इनका जो स्थान है वो कहाँ पर आता है साहब, ऐसे आता है। प्रश्न आता है कि हिंदी शब्दकोश में इनका जो स्थान है वो कहाँ पर शामिल किया जाता है, इनको कहाँ पर स्थान है वो दिया जाता है। तो ये जो श्रय आता है वो तो क वर्ग में आता है, ये जो त्रय आता है वो कहाँ पर आता है साहब, तय वर्ग में आता है ना। और ये गे आता है वो किस में आ जाएगा, च वर्ग में आ जाता है। और ये जो श्रय है वो किस में आ जाता है, ऊष्म व्यंजन में आ जाता है। तो इनको हिंदी शब्दकोश में कहाँ पर स्थान रखा जाएगा, तो ये स्थान दिया जाता है इस प्रकार से। आ गया होगा समझ में। अब हम बात करते हैं कि ये तो आ गया। अब कई बार प्रश्न ऐसे भी आ जाता है साहब कि ये जो श है वो किसके बाद में आता है और किससे पहले आता है। तो देखो ये क के तो बाद में आ जाएगा, और ये जो वर्ण है ना, चारों वर्ण है, इन चारों वर्णों से ये क्या आते हैं साहब, पहले आता है। क के तो बाद में आ गया, बाकी ये चारों वर्ण है उससे क्या आ जाएगा साहब, ये पहले आ जाएगा। ऐसे ये त्रय है, इस तय के तो बाद में आ जाएगा, और बाकी ये जो चारों वर्ण है, इस चारों वर्णों से ये क्या आ जाएगा साहब, पहले आ जाएगा। इसी प्रकार से च छ जय है, तो ये जो तीन वर्ण है इनके तो ये क्या जाएगा, बाद में आ जाएगा। और ये दो वर्ण है, इन दोनों वर्णों से ये क्या आता है साहब, पहले आता है। और यहाँ पर जो श्रय है ये इसके तो बाद में आ जाएगा, और इन दोनों वर्णों से क्या आता है साहब, ये पहले आ जाता है। समझ में आ गया होगा। तो अगर ऐसे भी पूछ लिया जाए कि हिंदी शब्दकोश में कहाँ पर स्थान रखा जाता है साथियों, तो ये रखा जाएगा ऐसे, है ना। ये कैसे रखा जाएगा, इस प्रकार से रखा जाता है। तो क और श से मिलकर श्रय बन गया, तय और र से मिलकर त्रय बन गया, जय जय, ये जो गे है वो जय और ये से मिलकर बन गया, और स और र से मिलकर श्रय बन गया। और इनका हिंदी शब्दकोश में ऐसे ऐसे स्थान शामिल है वो कर लिया जाता है। इस वर्ण के ये बाद में आएगा, इस वर्ण से ये पहले आता है। संयुक्त वर्ण का मतलब जोड़ना होता है, और जोड़कर दो वर्णों को एक स्थान पर एक वर्ण है वो बनाया जाता है। इस प्रकार से इनका निर्माण होता है भाई। तो यहां पर हमने बात कर लिया है इनको लेकर। ये चार संयुक्त वर्ण हो गए, तो इनके बारे में आप अब याद रख ही लेंगे, इनको कहां पर शामिल किया जाएगा साथ ही। तो ये क वर्ग में आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा, तो तय वर्ग में आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा, तो ये च वर्ग में आ जाएगा। और ये कहां पर होता है, तो ये ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन में इनको शामिल है वो किया जाता है। ऊष्म व्यंजन में क्या कर लेंगे, इनको शामिल है वो कर लिया जाएगा। ये चार संयुक्त वर्ण हो गए। तो यहाँ पर हमने बात कर लिया साहब इनको लेकर, ये चार हमारे क्या हो गए साहब, संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। इसके बाद में क्या हो गया, फिर आता है साहब हमारे पास में विशिष्ट व्यंजन। तो फिर हम बात करेंगे विशिष्ट व्यंजन है उनको लेकर, कि विशिष्ट व्यंजन है, विशिष्ट व्यंजन है वो कौन सा होने वाला है। तो विशिष्ट व्यंजन को लेकर हम समझने का प्रयास है वो करने वाले साथियों। विशिष्ट व्यंजन है वो लिखा जाता है साथियों इस प्रकार से, इसको अल्लाहड़ है वो बोला करते हैं। और इसको जो अपनाया गया है 53वां वर्ण है उसके रूप में अपनाया गया। कब अपनाया गया, तो 29 अक्टूबर, 29 अक्टूबर 2024, 29 अक्टूबर 2024 है, उसको यहाँ पर क्या किया गया है, तो इसको 53वां वर्ण है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 53वां वर्ण है, उसके रूप में इसको क्या किया गया है, शामिल है वो किया गया है। यानी कि लगभग आज अभी हमारे पास 10 अक्टूबर हो गई है, 10 अक्टूबर 2025 है, और इनको कब अपनाया गया, तो 29 अक्टूबर 2024 है उसको अपनाया गया है। समझ में आ गया होगा। तो ये क्या हो गया साहब, आपका विशिष्ट व्यंजन है, विशिष्ट व्यंजन के रूप में इनको शामिल है वो कर लिया गया। अब यहाँ पर इसको जो शामिल किया गया है 53वां वर्ण है वो कहाँ पर शामिल किया गया है, तो इसको किया गया है साहब देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि है, उस देवनागरी लिपि में इसको क्या किया गया है भाई, शामिल है वो किया गया है। देवनागरी लिपि में क्या कर लिया गया, इसको शामिल है वो कर लिया गया। कब किया गया, तो 29 अक्टूबर 2024 है उसको शामिल किया गया है। देवनागरी लिपि है, उसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो यहाँ पर आता है साहब संस्कृत है ना, संस्कृत है। दूसरी आती है साहब कौन सी आ जाएगी, तो दूसरी आ जाएगी आपकी हिंदी है ना, हिंदी है। तीसरी क्या आ जाएगी, तो नेपाली है ना, तो नेपाली की देवनागरी लिपि है। वैसे देखा जाए तो गुजराती है ना, तो गुजराती भी क्या होती है साहब, गुजराती लिपि भी है, देवनागरी लिपि है ना वो भी इसकी शामिल हो जाती है। समझ में आ गया होगा। अगर देखा जाए तो मराठी है ना, तो मराठी की मराठी लिपि भी और देवनागरी लिपि है, उसमें दोनों में इसको शामिल हो किया जाता है। अभी ये जो है, ये जो 53वां वर्ण है अल्लाहड़ है, इसको जो शामिल पहले है ये कहाँ पर शामिल था, तो ये तमिल भाषा है, तमिल भाषा में ये चलता था, तमिल है। इस तमिल में क्या है, इसको तो तमलिड बोला करते थे साहब, इसको क्या बोला करते थे, तमलिड है वो बोला करते थे, तमलिड है वो बोला करते थे। इसी प्रकार से तेलंगु है ना,
तेलुगु है, तेलुगु भाषा है, इसमें भी इसको शामिल है वो किया गया था। तो तेलुगु में क्या लिखा करते थे, तो इसको तेलंगुड़ है ना वो लिखा करते थे साहब। इसको कैसे लिखा करते थे, तो तेलंगुड़ जो शब्द है ना उसके रूप में इसको लिखा करते थे साहब। तेलंगुड़ है ना वो लिखा करते थे। तो ये तमिल और तेलुगु भाषा उसमें तो ये पहले से भी चलता था। ये वर्ण है, इस वर्ण का जो प्रयोग है वो तमिल और तेलुगु भाषा है उसमें तो इसका प्रयोग पहले भी होता था। पहले हमारी देवनागरी लिपि है, इस देवनागरी लिपि में अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग तो होता था, लेकिन वैसे इसको स्वतंत्र रूप से मान्यता है वो नहीं दी गई थी वर्ण के रूप में। इसका प्रयोग कहाँ पर होता था, तो वैदिक संस्कृत है ना, वैदिक संस्कृत में इसका प्रयोग होता था साहब। वैदिक संस्कृत इसमें इसका प्रयोग होता था। वैदिक संस्कृत में भी कौन सा आता है, तो इसमें भी आता साहब अग्नि सूक्त। वैदिक संस्कृत का अग्नि सूक्त है, इस अग्नि सूक्त में क्या होता था साहब, इसका प्रयोग होता था। किसका, यहाँ पर जो विशिष्ट व्यंजन आ रहा है इस विशिष्ट व्यंजन का प्रयोग अग्नि सूक्त है उसमें इसका प्रयोग होता था। तो अब फिर यहाँ पर होता था, तो फिर इसका जो प्रयोग है वो हमारी हिंदी वर्णमाला इसमें स्वतंत्र रूप के रूप में, स्वतंत्र व्यंजन है उसके रूप में इसको शामिल है वो नहीं किया गया था। नहीं किया गया तो इसको शामिल किया गया कब, 29 अक्टूबर 2024 है उसमें शामिल कर लिया गया कि अगर इससे बनने वाला वर्ण है उसका अगर हमें प्रयोग करना है तो आप इसका प्रयोग है वो कर सकते हैं, क्योंकि एक स्वतंत्र व्यंजन के रूप में इसको क्या कर दी गई है, स्वीकृति है वो दे दी गई है। साथ में क्या किया गया है, ये जो देवनागरी लिपि है तो पहले देखो वैदिक संस्कृत में तो होता था इसका प्रयोग, है ना, वैदिक संस्कृत है इसमें तो इसका प्रयोग होता था, लेकिन लौकिक संस्कृत के बाद में और जो और भाषाएं का निर्माण हुआ, भाई हिंदी का जो निर्माण हुआ है वो वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली है, प्राकृत और अपभ्रंश है, इस रूप में हुआ है। अपभ्रंश की एक सोर्स यानी भाषा, उससे क्या हुआ, हिंदी का निर्माण हुआ है। तो वैदिक संस्कृत में होता था, लेकिन बाद में जो और दूसरी भाषाएं हैं, दूसरी भाषाएं कौन सी, तो वैदिक के बाद में लौकिक संस्कृत आई, पाली आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश आई। तो इनमें इसका प्रयोग है ना वो स्वतंत्र रूप से व्यंजन के रूप में प्रयोग नहीं होता था, नहीं होता था। इसमें संशोधन कर लिया गया, और संशोधन कर कर क्या कर दिया गया, अभी हिंदी वर्णमाला में इसको शामिल है वो कर लिया गया है। तो जो कुल वर्ण है उनका संख्या कितनी है साहब, तो 53 है। 53वां वर्ण कौन सा है, तो ये आपका इस रूप में लिखा जाएगा। इसका प्रयोग तमिल और तेलुगु भाषा में पहले भी होता था, इस रूप में आज भी होता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में या हिंदी देवनागरी लिपि की जो भाषाएं हैं उन भाषाओं में इसका स्वतंत्र रूप से व्यंजन के रूप में प्रयोग नहीं होता था, नहीं होता, तो अब होने लग गया है। साथ में साथियों देखिएगा, जब हमारे अभी जो देवनागरी लिपि है इस देवनागरी लिपि में इसको 53वां वर्ण है वो शामिल किया गया या माना गया, तो वहां पर कुछ चीजों में संशोधन वो किया गया। जो स्पष्ट रूप से यहाँ पर उल्लेख किया गया कि ये वर्ण है वो होंगे इस प्रकार से, इनको वर्ण है उन वर्णों को शामिल है वो किया जाना चाहिए। वहां पर क्या शामिल किया गया, तो ये बातें शामिल की गई कि हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में स्वर होंगे। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, स्वर होंगे तो कितने होंगे, 11 होंगे। दूसरा यहाँ पर क्या उल्लेख किया गया, तो ये किया गया कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर होंगे, मूल स्वर होंगे। तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर होंगे, उनकी संख्या कितनी है साहब, 4 हैं। तीसरी बात क्या की गई, तो यहाँ पर क्या गया कि वर्णमाला में कुल व्यंजन होंगे, वर्णमाला में व्यंजन होंगे, व्यंजन होंगे। तो साथियों व्यंजन होंगे वो कितने होंगे, तो वो होने वाले हैं 33। और क्या उल्लेख किया गया कि वर्णमाला में कुल व्यंजन होंगे, वर्णमाला में कुल व्यंजन होंगे, वर्णमाला में कुल व्यंजन होंगे, तो उनकी संख्या होगी वो कितनी होगी, 40 होगी। और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यही है साहब, कुल व्यंजन होंगे उनकी संख्या 40 है वो होगी। अब 40 जो व्यंजन है वो कौन कौन से होंगे साहब, ये जो 40 व्यंजन है वो कौन कौन से होने वाले हैं, तो ये होने वाले हैं। यहाँ पर पहले नंबर पर कौन सा आ गया साहब, आपके आगे स्पर्श व्यंजन, यानी कि एक तो व्यंजन आ गए, सामान्य व्यंजन है ना वो आ गए साहब, सामान्य व्यंजन जिनकी संख्या कितनी थी, 33 थी। कौन कौन से थे इसमें 33 व्यंजनों में, तो एक तो थे स्पर्श व्यंजन, है ना, स्पर्श व्यंजन थे जिनकी संख्या कितनी थी, तो 25 थी। तो 25 तो स्पर्श व्यंजन है। 4 क्या थे इसमें, तो 4 थे साहब अंतस्थ व्यंजन, है ना, अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन है उनकी संख्या भी कितनी थी, तो इनकी संख्या 4 थी। और फिर क्या थे, तो 4 हमारे ऊष्म व्यंजन थे, ऊष्म व्यंजन है उनकी जो संख्या थी वो भी कितनी थी साथियों, 4 थी, है ना। तो 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, तो 4 ऊष्म व्यंजन, 25 4 29 और 4 33। और 33 तो कौन से हो गए, सामान्य व्यंजन हो गए। इसके बाद में कौन से वर्ण थे, तो उसके बाद में आगे साहब ये हो गए
कितने हो गए? 33 हो गए ना। इसके बाद में थे उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, और उच्छिप्त व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है साथियों? तो 2 है। कौन कौन से है? तो एक तो ड है और एक क्या हो जाएगा आपका? ड हो जाएगा। तो ये हो गए 2। तो 2 क्या हो जाएंगे? उच्छिप्त व्यंजन है वो हो जाते हैं। इसके अलावा क्या थे? तो 4 हमारे 4 थे, वो थे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन है इनकी संख्या कितनी थी साथियों? 4 थी। 4 कौन कौन से थे? तो श, त्र, घ और क्या थे? स्र। और एक क्या हो गया? एक हो गया साहब विशिष्ट व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन। और विशिष्ट व्यंजन इनकी संख्या कितनी है? 1 है। और विशिष्ट व्यंजन कौन सा हो गया साहब? ये हो गया, ये हो गया विशिष्ट व्यंजन। तो इस प्रकार से 33 तो ये हो गए, 33 2 35 है, 35 और 4 39 है, 39 से क्या हो गया? 40। तो कुल व्यंजन होंगे, तो कुल व्यंजनों की जो संख्या होने वाली है साथियों वो कितनी होने वाली है? तो वो होने वाली है हमारे 40। समझ में आ गया होगा। तो अगर प्रश्न आ जाए कि हिंदी वर्णमाला है, इसी हिंदी वर्णमाला में जो कुल वर्ण है, तो कुल वर्ण है, तो कुल वर्ण होंगे तो कितने होंगे? 53 होंगे। और हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन होंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। और 40 कौन कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। वर्णमाला में जो स्वर होंगे उनकी संख्या 11 हो जाएगी, और वर्णमाला में मूल स्वर होंगे उनकी संख्या 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने बात कर लिया साहब कंप्लीट, हमारे जो 53 वर्ण है उन 53 वर्णों को लेकर हमने बात है वो कर ली है। 53 वर्ण कौन से होंगे, किस प्रकार से होंगे, उन चीजों को लेकर हमने समझने का प्रयास है वो कर लिया है। समझ में आ गया होगा साथियों। अब इसके अलावा भी हमारे और वर्ण होते हैं। कुल वर्ण है वो तो संख्या 53 है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे कुछ और वर्ण होते हैं जिनको हम बोला करते हैं आगत स्वर। आगत स्वर है, इसकी संख्या कितनी है साहब? 1 है। आगत स्वर कौन सा है? तो ये हो जाएगा ओ, इसको बोला करते हैं साहब आगत स्वर। ये क्या हो जाएगा? आगत स्वर। इसी आगत स्वर का दूसरा नाम क्या हो जाएगा साहब? तो इसको बोलते हैं गृहीत स्वर। आगत स्वर है इसी को क्या बोल सकते हैं? तो गृहीत स्वर है वो भी बोला जा सकता है। आगत स्वर बोल दो या गृहीत स्वर बोल दो। अब ये आगत स्वर है ये अपनाया कहाँ से हमने? तो ये हमने अपनाया साहब अंग्रेजी भाषा से। अंग्रेजी भाषा, उस अंग्रेजी भाषा से क्या कर लिया गया है? इसको अपना लिया गया है, यानी इसको स्वीकार है वो कर लिया गया है। कहाँ से? अंग्रेजी भाषा उससे स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है साथियों। अब यहाँ पर देखो साहब इसकी हमें आवश्यकता क्यों हुई? ये जो आगत स्वर है इस आगत स्वर की हमें आवश्यकता ही क्यों हुई? इसलिए हुई कि अगर हमें लिखना था, क्या लिखना है? अगर हमें शब्द लिखना है साहब डॉक्टर लिखना है तो इसी प्रकार से लिखा जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमें ऑफिस लिखना है तो वो भी क्या होगा साहब? इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगर हमें सब लिखना है साहब नॉलेज लिखना है तो भी इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगर हमें कॉलेज लिखना है तो भी क्या होगा साहब? इस प्रकार से लिखा जाएगा, है ना? इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगर हमें लिखना है साहब क्या लिखना है? गॉड लिखना है तो भी ऐसे लिखा जाएगा। तो अगर ये जो ओ है इस ओ से बनने वाले शब्द हैं उन शब्दों को बनाना था तो किसकी आवश्यकता है साहब? हमारे पास में इस आगत स्वर की आवश्यकता हुई। इसको हिंदी वर्णमाला में अपनाया गया और अपना कर क्या नाम रख दिया गया? इसको आगत स्वर है, उस आगत स्वर की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। ये जो बिंदु है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न पूछे कि बताओ आगत स्वर कितने हैं? तो आगत स्वर 1 है। स्वर कितने हैं? तो 11 हैं। 11 स्वर कौन से हैं? तो ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये 11 स्वर हो जाते हैं। समझ में आ गया। ऐसे ही देखो आगत व्यंजन भी होते हैं साथियों, है ना? कुछ आगत व्यंजन भी होते हैं। अब आगत व्यंजन है वो कौन कौन से हैं? आगत व्यंजन है उनको लेकर अगर हम बात करें तो आगत व्यंजन है इनकी संख्या, और इनमें कौन कौन से हैं? तो ये है साहब क ख ग ज फ, ये हो गए साहब आगत व्यंजन। ये क्या हो जाएंगे? हमारे पास आगत व्यंजन है और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी साहब? तो इनकी संख्या हो जाएगी 5। आगत व्यंजन है इनकी संख्या कितनी हो जाती है? तो इनकी संख्या 5 है वो हो जाती है। समझ में आ गया होगा। अब देखो साहब ये आगत व्यंजन है, इस आगत व्यंजन को हमने अपनाया कहाँ से है? तो इनको हम आग्रहित व्यंजन भी बोल सकते हैं। आगत व्यंजन का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा साहब गृहीत व्यंजन है, वो भी हो जाता है साहब। आगत व्यंजन बोल दो या गृहीत व्यंजन है वो बोल दो, बात एक ही है। ये आगत व्यंजन है या गृहीत व्यंजन है, ये हमने अपनाया कहाँ से है? तो ये अपनाया साहब अरबी और फारसी भाषा से। अरबी एवं फारसी भाषा, अरबी एवं फारसी भाषा है, उस फारसी भाषा से क्या कर लिया गया है साहब? इसको अपना लिया गया है। अरबी और फारसी भाषा से आगत व्यंजन, इस आगत व्यंजन को अपना लिया गया है।
अब प्रश्न ये आता है साहब इस आगत व्यंजन की हमें आवश्यकता क्यों हुई? भाई हमारे पास में 33 व्यंजन थे, 33 व्यंजन होने के बाद में भी इस आगत व्यंजन है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों हुई? इस व्यंजन की आवश्यकता इसलिए हुई कि हमें कुछ ऐसे शब्द हैं उनको बनाना था। अब उनको बनाना था तो हिंदी वर्णमाला में आवश्यकता, वो आवश्यकता तो उनको अपनाया गया। अब कौन कौन से वर्ण है या कौन कौन से व्यंजन है उनको लिखना था, है ना। तो जैसे कि शब्द आता है हमारे पास में आ गया, शब्द आ गया साहब खाना है, और एक आ गया साहब खाना, ये आ गया। इस खाने में ये बिंदी लग रही है, ध्यान दीजिएगा। ये जो बिंदी लगती है, इस बिंदी को क्या बोला करते हैं? ये जो व्यंजनों में बिंदी लगते हैं, इस बिंदी को बोला करते हैं नुक्ता। ये क्या हो जाएगा? नुक्ता है वो हो जाता है। तो इस आगत, ये जो बिंदी आ रही, इस बिंदी को क्या बोलेंगे? नुक्ता है वो बोला करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा साहब, ये नुक्ता है ना, इस नुक्ते का प्रयोग वो कहाँ कहाँ होता है? यानी कि नुक्ता है, इस नुक्ते का प्रयोग होने वाला ही 4-5 जो व्यंजन है इन्हीं में होने वाला है। कौन कौन से व्यंजन में? क, ख, ग, ज और फ है। इन 5 व्यंजन है उन्हीं में ही इसका प्रयोग होता है, अन्य जगह उसका प्रयोग वो नहीं होता है साहब। आ गया समझ में? अब ध्यान दीजिएगा साहब, अगर हमारे पास में आ गया ये खाना है, इस खाने का तो मतलब क्या होता है साहब? इसका मतलब होता है भोजन। और ये जो खाना आता है इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब होता है साहब कोष्टक। तो अब कोई बोले कि बताओ भोजन लाएगा या खाना लाएगा, तो बात एक ही तो है। अब ये जैसे कि आती है ना, मैथ की को भी आती है, तो आपने देखा होगा उसमें खाने आते हैं ना, तो वो क्या है? ये खाना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कोष्टक हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? जैसे कि देखो शब्द आता है राज, है ना, और एक राज है जिसमें क्या लग गया साहब? इसमें नुक्ता लग गया। इस राज का मतलब होता है राजकार्य। इस राज का तो मतलब क्या हो जाएगा? राजकार्य हो जाएगा। और इस राज का मतलब क्या हो जाएगा साहब? इस राज का मतलब होता है रहस्य। इस राज का मतलब क्या हो जाएगा? राजकार्य। और इस राज का मतलब क्या हो जाएगा साहब? रहस्य हो जाता है। तो आप उन बोलते ना, बताओ इस बात में क्या राज है, इसका मतलब क्या? रहस्य हो रहने वाला है। समझ में आ गया? अब देखो साहब, ऐसे ही अगर मैं बात करूं, जैसे कि शब्द आ गया साहब हमारे पास में आ गया अर्क, और एक आ गया साहब अर्क है वो आ गया इस प्रकार से। ये जो अर्क है ना, इस अर्क का मतलब क्या होता है? तो इसका अर्क का मतलब होता है क्या नाम है आपका? रस है। और इस अर्क का मतलब क्या हो जाएगा साहब? सूर्य हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? तो यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। ऐसे देखो एक शब्द आता है हमारे पास में सजा, और एक आ गया साहब सजा है वो आ गया इस प्रकार से। इस सजा का मतलब क्या होता है? तो इस सजा का मतलब होता है सजावट। इस सजा का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? तो इसका मतलब होता है सजावट। सजावट है वो होता है। और ये जो सजा है इसका मतलब क्या हो जाएगा साहब? दंड हो जाएगा। तो यहाँ पर इस सजा का मतलब सजावट, इस सजा का मतलब क्या होता है? दंड होता है। यहाँ पर अर्क का मतलब रस हो गया, अर्क का मतलब क्या हो गया साहब? सूर्य हो गया। समझ में आ गया क्या? ऐसे देखो, जैसे कि शब्द आता है साहब, एक आ गया फन, एक तो आ गया फन इस रूप में, सामान्य रूप में, और एक आ गया फन है वो आ गया साहब यहाँ पर नुक्ते के रूप में। इस फन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सरफ का मुंह है। सरफ का जो मुंह होगा वो फन होता है। और एक ये फन आ गया, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है साहब हुनर है वो होता है। अब यहाँ पर फन आ रहा है, इसका मतलब सरफ का मुंह है, और ये जो फन आ गया इसका मतलब क्या हो गया साहब? हुनर हो गया, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा साहब? हुनर है वो हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐसे आता है देखो, एक आता है गज, और एक आ गया साहब क्या आ जाएगा? गज वो आ गया इस प्रकार से। इस गज का मतलब तो क्या हो गया? तो इसका मतलब होता है साहब हाथी है। और ये जो गज आता है, इस गज का मतलब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा गज प्रदेश। गज प्रदेश है वो आ जाएगा, है ना, गज प्रदेश है वो आ जाता है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से प्रयोग होता है। तो हमने बात की है कि भाई आगत व्यंजन है, कुछ आगत स्वर होते हैं। आगत व्यंजन है, उस आगत व्यंजन है उनकी संख्या तो कितनी है? 5 है। कौन कौन से हैं? तो क, ख, ग, ज और फ है। और आगत स्वर है उनकी संख्या कितनी है साहब? 1 है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगत स्वर और आगत व्यंजन उनको लेकर हमने बात है कर ली है। आ गया समझ में? यहाँ इनकी आवश्यकता क्यों हुई? ये आगत जो व्यंजन है इनकी आवश्यकता हमें क्यों हुई है? तो इनकी आवश्यकता इसलिए हुई कि हमें कुछ ऐसे शब्द बनाने थे जो कि जैसे कि कोष्ठक है, कोष्ठक का दूसरा समानार्थी शब्द क्या हो सकता है? तो यहाँ पर ये हो सकता है साहब। ऐसे रहस्य, रहस्य को क्या बोला जा सकता है? तो दूसरे इस रूप में बोला जा सकता है। इसी प्रकार दंड है तो दंड को सजा है वो बोला करते हैं। आ गया होगा समझ में? तो इस प्रकार से यहाँ से जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि बताओ आगत व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है? आगत व्यंजन है उनकी संख्या 5 हो गई। इनके जो बिंदी लग रही है, इस बिंदी को क्या बोला करते हैं? इसको नुक्ता है वो बोला करते हैं। एक नुक्ता वो होता है जो मृत्युभोज के रूप में प्रयोग होता है, और एक नुक्ता कौन सा हो जाएगा साहब? ये हो जाएगा। आ गया समझ में? तो ये क्या हो जाएगा? हमारे आगत स्वर है और आगत व्यंजन है, उनको लेकर हमने बात है वो कर ली है। तो हमारी जो कुल वर्ण है, ध्यान दीजिएगा, कुल वर्ण है उनकी संख्या कितनी है? तो वो हो जाएगी साहब ये है।
हमने बात की कि वर्णमाला, इस वर्णमाला में जो मूल वर्ण है उनकी संख्या 44 है, कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 53 है। तो 44 तो ये हो जाते हैं, 2 अयोगवा जोड़ देंगे, 2 उपशब्द जोड़ देंगे, 4 संयुक्त जोड़ देंगे, एक विशिष्ट व्यंजन जोड़ देंगे, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी साहब? कुल 53 हो जाएगी। तो 11 स्वर हमने बात कर लिया था। कल वाली जो पहले वाली जो क्लास हो चुकी है उसमें कि ए आ ई उ, है ना, री ए ऐ ओ औ, ये 11 स्वर हो गए। इसके बाद जो 33 व्यंजन है, इसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन है, उनको मिलकर क्या हो गए साहब? ये 33 व्यंजन हो गए। और कुल वर्ण है अयोगवा है, तो अनुस्वार और विसर्ग से मिलकर बन गया। उपशब्द व्यंजन है तो ड और ढ हो गया। और 4 संयुक्त व्यंजन है वो कौन से हो जाएंगे? तो 4 संयुक्त व्यंजनों को लेकर हमने बात कर लिया है भाई। ये 4 संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। क्षय, त्रय, गैस, रह है। इनमें पहला वर्ण हल्यंत आता है, दूसरा वर्ण पूरा आता है। आवश्यकता क्यों हुई? ऐसे हमें शब्द बनाना था। हिंदी शब्दकोश में कहाँ रखा जाता है? तो इस श को क वर्ग में रखा जाएगा, तय को तय वर्ग में रखा जाएगा, ग को च वर्ग में रखा जाएगा, श्रय को ऊष्म व्यंजन है उसमें रखा जाने वाला है। विशिष्ट व्यंजन है, विशिष्ट व्यंजन की संख्या कितनी है? तो विशिष्ट व्यंजन की संख्या 1 है। ये हो गया आपका अल्लड है। कब बनाया गया? तो 29 अक्टूबर 2024 को बनाया गया। और क्या हो जाएगा? तो इसमें और चीजें हैं उनका भी यहाँ पर प्रावधान किया गया कि वर्णमाला में वर्ण स्वर कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। और वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने होते हैं? 40 होते हैं। 40 व्यंजन कौन से होंगे? तो सामान्य व्यंजन हो गया, जिसमें स्पर्श, अंतस्थ, सूक्ष्म हो गए, है ना। कितने हो गए? 33। फिर उपशब्द व्यंजन हो गए 2, और संयुक्त व्यंजन हो गए 4। एक क्या हो गया? विशिष्ट व्यंजन हो गया। तो 33, 2 35, 4 39 और 1 40। तो इस प्रकार से व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 40 हो जाती है। तो व्यंजन है वो तो कितने हैं साहब? तो सामान्य रूप से व्यंजन तो कितने हैं? 33 है। कुल व्यंजन कितने हैं? तो 40 है। यहाँ तक हमने समझने का प्रयास है वो किया है। और अगर आप हिंदी बाय के आर चौधरी सर जो आपका यूट्यूब चैनल है, इस पर अगर आप नए हैं साथियों, यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करने का काम है, क्लास को शेयर करने का काम है। और अगर क्लास अच्छी लगे तो आप अपने साथियों तक भी इस क्लास को शेयर है वो करिएगा। ठीक है। आगामी हमारी जो क्लास होगी इसमें हम बात करेंगे स्वर और व्यंजन है, इनका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है, किस प्रकार से वर्गीकरण को प्राथमिकता दी गई है। तो मिलते हैं फिर आगामी क्लास में। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।